सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता क्या है? इट इज ए प्रोसेस which helps in binding actions of different functions or levels into a single coordinated effort. In order to achieve the targets, goals, objectives fixed for the organization easily. ठीक है जी। तो आप क्या करते हो, सिंक्रोनाइज करते हो सारों की एक्टिविटीज को, डिफरेंट लेवल्स की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, और उन सारे एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो। उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉमन गोल कहते हैं। ओके, तो ये एक कॉमन थ्रेड आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। Okay, and this is a continuous and we can say this is a continuous attempt by every manager to bring all the activities, actions or groups into coordination with each other so that we can accomplish the targets or the goals which we have fixed for the organization easily. Okay, अगर आपकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी एफर्ट्स में, आपकी कोहेसिवनेस नहीं होगी एफर्ट्स में, तो क्या है कि आपके जो एक्शंस हैं वो सेग्रीगेटेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेलिंग टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वेरियस स्टेट्स। अब आप ये कहोगे कि जी स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या मतलब है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है उसके ऊपर, उसकी प्रोडक्शन का, उसकी डिलीवरी का। जब वो स्टेट में पहुंच जाती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने जिन जिन हॉस्पिटल्स को चाहिए ऑक्सीजन, वो वहां वहां तक सप्लाई करे। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स ही नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर कोई नॉर्मल वाटर टैंक की तरह का सिलेंडर नहीं होता है, या गैस के सिलेंडर की तरह का, एलपीजी गैस के सिलेंडर का सिलेंडर नहीं होता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रायोजेनिक सिलेंडर। पूरे कंट्री में 2000 सिलेंडर्स हैं। ओके, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप कहो कि दिल्ली को ऑक्सीजन दुर्गापुर से दिलवानी है, तो क्या होगा? इट विल टेक 3 days टू रीच ऑक्सीजन फ्रॉम दुर्गापुर और फ्रॉम उड़ीसा और फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ बंगाल, बिकॉज सारी स्टील की फैक्ट्रीज वहां पे हैं और स्टील प्लांट्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए रिलायंस से करनी है, अब रिलायंस देश की 11% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो अगर रिलायंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मेडिकल ऑक्सीजन, तो वो दिल्ली थोड़ा भेजेगा, वो या तो गुजरात को देगा, या महाराष्ट्र को देनी चाहिए वहां से, या राजस्थान को देनी चाहिए, या मध्य प्रदेश को देनी चाहिए जो नजदीक के एरियाज हैं। ऐसे ही बंगाल से जो ऑक्सीजन निकलेगी वो उसके आसपास के नजदीक के एरियाज में बांटनी चाहिए। ऐसे ही उड़ीसा से जो निकलेगी ऑक्सीजन वो बिहार या यूपी के कुछ एरियाज में, जो यूपी में प्रोड्यूस हो रही है वो दिल्ली में आनी चाहिए। ठीक है, या क्या कहते हैं, जो
हरियाणा को चाहिए, उसके लिए हरियाणा, पंजाब, जैसे पंजाब में अभी पाकिस्तान से ऑप्शन है कि आप वहां से क्या कहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रही है। तो वहां से अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो पंजाब की प्रॉब्लम दूर हो जाती। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि जहां जहां से प्रोडक्शन हो रही है, जैसे तमिलनाडु में प्रोडक्शन होती है स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज में, तो वो आसपास के एरियाज में कर्नाटका वगैरह में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से, या केरला में सरप्लस है इस समय ऑक्सीजन की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने का मतलब है दे आर फेलिंग इन कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन राइट एट द डोर स्टेप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन डेली बेसिस सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहा है कि यू आर नॉट वर्किंग इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, hand over your job to IIT or IIM professionals so that they can easily distribute, manage this whole fiasco of oxygen distribution in this country. तो ये कोऑर्डिनेशन का काम है। मतलब टारगेट क्या था? ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। और एफर्ट्स क्या होने चाहिए आपके? कोऑर्डिनेटेड, कोहेसिवनेस होनी चाहिए उनमें कि कहाँ क्या चीज़ पहुंचेगी। अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करके लानी है, उसे जल्दी से जल्दी इंपोर्ट करके लाया जाए, सो दैट वी कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट दी ऑक्सीजन टू द वेरियस स्टेट्स, और जो डेथ्स हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, वो रोकी जा सके। तो ये कोऑर्डिनेशन है बेसिकली। ओके, अब कोऑर्डिनेशन को कहते हैं, समझ आया ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है? Yes, sir. नाउ कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हाउ इट इज एसेंस? एसेंस मतलब एसेंशियल है। इट इज ए कोरिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग फंक्शन। कोऑर्डिनेशन को हम क्या कह सकते हैं? कोरिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग फंक्शन एसेंस है। इट इज मोस्ट important function of management, integrating function of management। ओके, ये है आपके पास। अब कैसे है कि इट इज ए एसेंस है? क्यों? मतलब हम बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने 3 डिफरेंट एस्पेक्ट एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट इज इट इज नीडेड एट all levels, needed in all management functions, sorry। ओके, इट इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। अब मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं आपके पास? प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग, और पांचवा है कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस हैं आपके पास। अब हर जगह कहते हैं कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप जब भी प्लानिंग करते हो, तो प्लानिंग करने से पहले आप प्लानिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए नहीं करते हो, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन, यू प्लान फॉर एनी मैनेजर्स प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, प्लान्स फॉर
होल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडर कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। एंड आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू ऑल द requirements of various departments, you prepare a plan for the accomplishment of targets of all those departments in the organization. तो प्लानिंग फंक्शन में आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अगर आप क्या कहते प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, तो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, किसी को ह्यूमन रिसोर्स के लिए कोई झगड़ा करेगा, कोई फाइनेंस के लिए झगड़ा करेगा, कोई रॉ मटेरियल के लिए झगड़ा करेगा, कोई किसी और चीज के लिए झगड़ा करेगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट a plan whenever is being made, we have to take into consideration the requirements of various departments in an organization, and after giving due consideration to the requirements, we need to prepare a plan for the organization। ठीक है जी। तो प्लानिंग फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल, कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लानिंग में। फिर हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली कंसर्न्ड विद अरेंजिंग ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्लान आउट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, हेयरकियल, जिसे हम क्या कहते हैं, हेयरकियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब अगर आपके पास हेयरकियल स्ट्रक्चर नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। हु हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम होम, हु हैज टू डू व्हाट वर्क, एंड हु हैज टू गेट व्हाट वर्क डन फ्रॉम होम। ये सारा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर हेयरकियल स्ट्रक्चर नहीं आएगा। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की एलोकेशन प्रॉपर नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाओगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर पाओगे अगर हायरार्कियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, यहाँ पे एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एंड व्हेन दैट हायरार्कियल स्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड, इट हेल्प्स इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज बाय डिफाइनिंग who has what power, what authority to do what work। देन अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश होती है, जिसको जिम्मेवारी दी है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो ऐसा ना हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के कहे कि मेरी तो अब कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी है उसकी फिर भी, क्योंकि जब तक काम नहीं हो जाता तब तक आपकी जिम्मेवारी है, चाहे करना किसी और ने है, बट यू हैव टू स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द वर्क यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डाउन द लाइन। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके जो टारगेट्स और गोल्स हैं वो प्रॉपरली अकम्प्लिश होंगे, एंड देन ओनली कोऑर्डिनेशन कैन वर्क प्रॉपरली। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, और कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन डिफाइनिंग what structure should be created in a organizational setup, so that we can easily get the targets accomplished by the organization। तो ये यहाँ पे है। फिर आपके पास है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में की कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब है, अगर इसने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया हायरार्कियल स्ट्रक्चर, मगर इनको स्टाफ कौन करेगा, ये कौन स्टाफ करेगा, स्टाफिंग फंक्शन। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर की जो पोजीशंस हैं, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मैनेजर, जनरल मैनेजर, एमडी, जो भी पोजीशंस हैं वो कहाँ से आएंगे, स्टाफिंग फंक्शन से। अगर इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है, तो प्रॉपर स्टाफिंग नहीं होगी। और इम्प्रॉपर स्टाफिंग होगी, इनकम्पिटेंट स्टाफिंग होगी, तो
जो पूरा का पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो देन ओनली वी कैन गेट द टास्क्स परफॉर्म्ड इन ए प्रॉपर मैनर। ओके, फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का कैसे इनसे रिलेटेड है, आपने यहाँ पे लोगों को स्टाफ तो कर दिया, ओके, मगर उनसे जो काम करवाना है वो इस फंक्शन के थ्रू होता है। दैट इज डायरेक्टिंग इज बेसिकली गिविंग इंस्ट्रक्शंस, ओके, giving instructions, motivating people to fulfill those instructions and communicating them properly what task is to be done by whom. तो अगर स्टाफिंग और डायरेक्टिंग का कोरिलेशन खराब होता है, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आती यहाँ से और ये प्रॉपर इम्प्लीमेंशन नहीं करते हैं उसको, तो आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी फेल हो जाएगा। तो डायरेक्टिंग और स्टाफिंग के बीच में, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट जो जो काम कहा गया है डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू, कम्युनिकेट किया गया है टॉप मैनेजर्स के थ्रू, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिल रही है और आप उसको परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हो, उन टास्क को मोटिवेट कर रहे हो पीपल एंड अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम, so that whatever the task which has been assigned, they can easily be performed. Okay, and finally is the controlling function. Okay, controlling is checking that all those activities which has been we have started from planning, moving through organizing, staffing and directing are being done as it has been decided over here. जो प्लानिंग में डिसाइड हुआ था वो असल में वैसे ही किया जा रहा है। वो काम किसका है? टू क्रॉस चेक, ओके, टू क्रॉस चेक द वर्क, के काम वैसे ही किया जा रहा है जैसा हमने प्लान किया था। और अगर नहीं हो रहा है तो कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प करता है उन वीकनेसेस को, उन लैकुनेस को फाइंड आउट करने में, एंड देन इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग एंड व्हाट कैन बी डन टू रिमूव दोज प्रॉब्लम्स। तो ये कंट्रोलिंग भी उस कोऑर्डिनेशन को इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करता है कि डिस्क्रिपेंसीज को फाइंड आउट करने में, फिर उनको सॉर्ट आउट करने में हमें हेल्प करता है। दैट इज व्हाट द कंट्रोलिंग फंक्शन इज हेल्पिंग अस डू दैट। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं जहां आपका कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंट होता है, जहां बिना कोऑर्डिनेशन किए अगर आपके डिफरेंट फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपके जो प्लान्स हैं, आपने जो प्लानिंग फंक्शन के टाइम पे बनाए थे, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, प्रॉपरली अकम्प्लिश नहीं होंगे, एंड द होल सिस्टम कैन fail at any point of time. So in order that we can have the proper results, it is very essential that all these functions are working in a coordinated manner. Okay, is that clear? Yes, sir. हाँ जी। अब इसके बाद है आपके पास coordination is needed at all levels. ओके, अब 3 लेवल्स हैं आपके पास, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल का काम है पॉलिसीज बनाना, मिडिल लेवल का काम है पॉलिसीज को कम्युनिकेट करना, लोअर लेवल का काम है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। अगर यहाँ कुछ फेलियर हो रहा है तो ये सारे इफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पॉलिसीज अच्छी बनी है बट यहाँ से कम्युनिकेशन में गड़बड़ है तो यहाँ इम्प्लीमेंशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ कम्युनिकेशन अच्छी है मगर यहाँ इम्प्लीमेंशन में कुछ गड़बड़ है तो आपकी कोऑर्डिनेशन फेल कर जाएगी। या फिर
यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन्होंने इसको कम्युनिकेट किया और इसने आगे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया तो भी आपकी कोऑर्डिनेशन फेल कर जाएगी। तो मतलब तीनों लेवल्स पे आपको जो भी कोऑर्डिनेशन करनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि टॉप लेवल पॉलिसीज बनाता है मगर वो पॉलिसीज बनाने से पहले फीडबैक कहाँ से लेता है? लोएस्ट लेवल से। लोएस्ट लेवल वाले एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के टेस्ला ने, एलन मस्क ने स्पेस एक्स नाम का एक क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। तो उसकी जब उसने लैंडिंग कराने लगा तो 3-4 बार ऐसा हुआ कि पहली लैंडिंग हुई तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, दूसरी लैंडिंग में वो लैंड तो कर गया बट थोड़ी देर बाद एक्सप्लोड कर गया, तीसरी लैंडिंग में फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, फोर्थ लैंडिंग में फिर प्रॉब्लम हुई। तो क्या प्रॉब्लम्स हुई वो कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? जो साइंटिस्ट लोएस्ट लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है कि व्हीकल लॉन्च व्हीकल चले तो गया वापस धरती अर्थ पे लैंड तो करने लगा है, मगर लैंड होते वक्त उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो एलन मस्क इज the top level. He is sitting over there. He is not aware of what is happening in the engines or what is happening with the fuel, what is happening with the material, what is happening with various aspects of that particular satellite launch vehicle. वो कहाँ पता है? यहाँ इनको पता है कि क्या गड़बड़ हो रही है। ओके, ये गड़बड़ को कहाँ बताएंगे? मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल की अगर कम्युनिकेशन कहीं वीक होती है तो टॉप लेवल को समझ नहीं आएगा ओके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। So it's very important that all these levels are working in close coordination with each other. They are giving the right suggestion, they are giving the right feedback lower level कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई भी मशीन टूल इक्विपमेंट बनता है किसी भी फैक्ट्री में तो वो कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बनाता है, वो कोई सुपरवाइजर या कोई फोरमैन ही बनाता है या कोई जो लोअर लेवल पे वर्कर है वो बताता है कि क्या प्रॉब्लम आती है एक टूल और इक्विपमेंट को यूज करते वक्त, उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि इसकी वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें। ओके, जैसे खाना कोई मैनेजर नहीं बनाता है होटल में, कुक बनाता है। तो कुक ही बता सकता है खाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि मसाले में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जो उसको इक्विपमेंट मिले हुए हैं उसको क्या कौन से नए इक्विपमेंट्स चाहिए सो दैट ही कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज। तो ये एक शेफ का काम होता है, वो बताता है। वैसे ही क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, वैसे ही आपके पास जो वर्कर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनको पता है कि क्या काम में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। दे प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू मिडिल लेवल, middle level after due consultation provide information which is of most important emergency to the top level and then get the things done। तो इनमें कोऑर्डिनेशन होना तीनों लेवल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। unless until they have the proper coordination, minimum amount of conflicts amongst themselves, then only they will be able to accomplish the targets। Is that clear? हाँ जी। Yes, sir. Okay. Now next is your features of coordination। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, जो मर्जी कर लीजिए। तो पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कभी भी कोऑर्डिनेशन एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ नहीं होती,
यहाँ जहाँ भी a large number of people are doing different activities, performing different jobs, it is very important we need to coordinate the activities or the efforts of all these individuals into a single effort. Then only we can accomplish the target. So ये coordination क्या है, common focus के ऊपर या ग्रुप एफर्ट के ऊपर फोकस करता है, so that we can ensure that the performance of all individuals move in one direction and help us in achieving the targets which we are fixing for the organization. Okay, तो ये पहला important feature है coordination का. दूसरा feature है coordination ensures unity of action. Okay, the unity of action क्या है कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास और उनका जो एक्शन है, मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए कि आपके पास स्टील इंडस्ट्री में कोई स्टील प्रोड्यूस करना है, स्टील आयरन बार प्रोड्यूस करने हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर जो डील कर रहे होंगे, उनके सबके एक्शंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनमें कोई कंफ्यूजन हो. अगर कंफ्यूजन होगी तो उनका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो वेरी कर जाएगा, उसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे प्रोडक्ट में, उसकी सप्लाईज, उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी. मान लीजिए कि आपके पास रॉ मटेरियल कहीं कम हो रहा है, आपने अरेंज करके नहीं रखा है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, तो वो आपको पहले से अरेंज करना पड़ेगा. तो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारों के एक्शंस यूनिफाइड होने चाहिए फॉर वन पर्टिकुलर. मान लीजिए जैसे अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस समय जो इमरजेंसी इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसे इलेक्शन करवाने हैं, तो इलेक्शंस करवाने हैं तो उसके लिए उसको सारे एक्शंस को यूनिफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए, उसे क्या कहते हैं वोटिंग मशीन्स चाहिए, उसे स्टाफ चाहिए लेके जाने के लिए, लेकर आने के लिए मशीन्स को, उनकी स्टोरेज करने के लिए, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, then movement of these paramilitary forces from one area to another area. तो ये सारी चीजें अगर उनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूनिफाइड वे में काम नहीं करेंगे, जैसे पुलिस है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है, अगर वो यूनिफाइड वे में काम नहीं करेंगे तो इलेक्शंस करवाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो ये कोऑर्डिनेशन ही इंश्योर करती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ड्यूटीज जो जो हैं वो एक यूनिफाइड वे में अकम्प्लिश करें टास्क्स को विच हैज बीन असाइंड टू देम, एंड दैट इज व्हाट द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कि यूनिटी ऑफ एक्शंस को ब्रॉट इन करता है. थर्ड इज इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. किसी भी बिजनेस में कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं चाहिए होती है, वो हमेशा के लिए चाहिए होती है, क्योंकि आपका बिजनेस नेवर एंडिंग फंक्शन है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इट गोज ऑन फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड. ओके, सो once one task is being accomplished, then you have to accomplish the next task, then you have to accomplish the third task, fourth task, fifth task. So it is very important that all these activities are working in a close coordination on regular basis. कि एक फंक्शन कंप्लीट हो गया तो आप ये नहीं कह सकते ओके माय जॉब इज डन और ओवर. ऐसा नहीं है कि ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स हो गए तो लो जी अब रेस्ट करेंगे, नहीं नहीं, आगे भी आपको काम करना है, आगे भी पढ़ना है. इट इज ए कॉन्टिन्यूस एफर्ट. ओके,
तो यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली कीप ऑन डूइंग योर वर्क। ओके, अगर जॉब आपने ज्वाइन किया या आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हाँ जी, एक ऑर्डर दे दिया है, तो उसके बाद आपका शेफ रेस्ट नहीं कर सकता। ही इज रेडी टू प्रिपेयर द नेक्स्ट ऑर्डर, देन ही इज रेडी टू डू द नेक्स्ट ऑर्डर। सो continuously he goes on doing his work on regular basis। तो ये एक continuous process है, it is not a single effort, okay, और single time activity। ये है coordination का फीचर। नेक्स्ट है आपके पास, it is pervasive। pervasive फंक्शन, हर एस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है। आप प्लानिंग करने लगते हो, वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने लगते हो, वहाँ आपको इसकी ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब आपको हर डिफरेंट लेवल्स पे, हर डिफरेंट फंक्शन में आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। बिना कोऑर्डिनेशन के आप कोई भी लेवल, कोई भी डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी, लोगों में कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। इफ दे आर नॉट प्रॉपरली अवेयर दैट व्हाट टास्क हैज टू बी डन बाय whom एट व्हाट टाइम एंड व्हाट अमाउंट ऑफ टास्क इज टू बी डन, तो जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ओवरलैपिंग, कंफ्यूजन होगी, एंड विच विल लीड टू फेलियर ऑफ द टास्क। तो coordination is a pervasive function, and it is involved in each and every department and at each and every level of the organization, and it brings harmony and integration in the efforts of the organization। okay, फिर आपके पास है next one is, it is responsibility of all the managers। ओके, कि जितने भी मैनेजर्स हैं, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, हर मैनेजर की ड्यूटी है कोऑर्डिनेशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना। अगर लोअर लेवल में वो एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, वो आपस में झगड़ा करेंगे, देयर विल बी skirmishes, or there will be confusion, there will be fights amongst them, and they will not perform work properly, जिससे wear and tear ज़्यादा होगी, breakdown of machinery हो सकता है, and all that will be a problem, will create problem for the organization। okay, तो लोअर लेवल पे उनको अपने एम्प्लॉयज को संभालना है, और वहां से अगर कोई सजेशन आ रही है उनको वो मिडिल लेवल को ट्रांसफर करनी है। मिडिल लेवल हैज टू judiciously understand those problems being faced by the lower level and communicate to the top level, so that a proper solution can be provided to the lowest level employee, and the benefits can be generated for the organization। तो ये coordination की responsibility है, हर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेक्स्ट इज, इट इज a deliberate function। ओके, कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली नहीं आती, कभी भी डेलिबरेटली की जाती है। आप जबरदस्ती लोगों को आपस में काम करने के लिए मजबूर करते हो, एक साथ बैठ के एक तरीके से सोचने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप उन्हें डेलिबरेटली, अगर आप उन्हें कहो कि आप करो, जैसे दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन और एक है कोऑपरेशन, एक है कॉपरेशन। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेशन, तो इट इज डन डेलिबरेटली। ठीक है, ये वॉलंटरली है। ठीक।
ठीक है जी। कोऑपरेशन वॉलंटरली होता है और जो कोऑर्डिनेशन है वो डेलिबरेटली होती है। कोऑपरेशन में तो क्या है कि हाँ भाईचारे में एक दूसरे को हेल्प आउट कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या है कि हम जबरदस्ती काम करवाते हैं, बिठाते हैं एक दूसरे के साथ कि बैठो, काम करो, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइज करो रिसोर्सेस को, और लोगों को स्टाफ इन करो इसमें स्ट्रक्चर्स को, एंड गेट द वर्क डन। दैट इज व्हाट द कोऑर्डिनेशन। तो डेलिब्रेट है कोऑर्डिनेशन, अपने आप नहीं हो जाती है, इसको करवाना पड़ता है, लोगों से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। ओके। जबकि कॉपरेशन में क्या है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं, तो दे हेल्प अस आउट एंड गेट द वर्क डन। जैसे आज की डेट में हम बहुत बड़े पेंडेमिक में हैं, तो यहाँ पे कॉपरेशन नाम की कोई चिड़िया नहीं रह गई है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन करवानी पड़ेगी, डेलिब्रेटली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एंड वी हैव टू गेट इट डन। सो फॉर दैट वी हैव टू मेक ऑल द departments, all the areas who are responsible for this to sit together, put in their brains, and make a proper plan so that we can accomplish the target which we have fixed for the organization. Okay, तो ये deliberate function है। अब आते हैं importance of, ये क्लियर हुआ फीचर्स? am I clear with features? के सो गए हो सारे? Yes, sir. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पे आ जाते हैं। पहला है ग्रोथ इन साइज, दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा है आपके पास स्पेशलाइजेशन। अब ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है। अगर आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हो जो डिफरेंट डिफरेंट localities, different diaspora, different cultural background, interests, habits, work culture, goals, aims, activities, efforts के साथ आ रहे हैं। उन सारों को आप एक जगह पर बिठाकर उनके सबके माइंड्स को रेगुलेट करके एक पर्टिकुलर टारगेट की तरफ मूव करने की कोशिश करते हो। तो जैसे जैसे आप टारगेट को बड़ा करते जाते हो, वैसे वैसे आप उनके एम्स, उनकी एस्पिरेशंस को भी बड़ा करते जाते हो। तो उसको अकम्प्लिश करने के लिए आप क्या करते हो, एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हो। ठीक है। तो वो सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे आप काम ले रहे हो, ओके, जैसे अब अमेज़न है। अमेज़न स्टार्ट हुआ था सेकंड हैंड बुक्स स्टोर से, वहाँ से बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मेडिकल फील्ड में है। आज की डेट में आपको कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए तो अमेज़न पे मिल जाएगा। ओके, देन गारमेंट्स में है, लग्जरी क्लॉथ्स में है, देन क्या कहते हैं ग्रॉसरीज में है, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में है। नाउ दे आर एंटरिंग इनटू सैलून, okay, they are entering into space area, internet delivery area। okay, तो competition कर रहा है, एलन मस्क और amazon are having tough competition in occupying the space area।
they have their own spaceships. तो इस तरीके से वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों को इकट्ठा करते जा रहे हैं एक जगह पर, उनके एम्स को सिंक्रोनाइज करते जा रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन में फिक्स करते जा रहे हैं, एंड देन हेल्पिंग each other in accomplishing the aims and targets, okay, finally which is helping the organization to accomplish. अगर आप individuals के aims, targets, aspirations को accomplish करते हुए चलते जा रहे हो, which finally is helping in accomplishing the organizational goal, that is what coordination is doing. So coordination is basically bringing in people from various areas, various work cultures, various thought processes, various various aspirations, and under one roof, and then you are giving them common goals. They are all putting in their mind for accomplishing those common goals, because it is helping them accomplish their individual aims, and that is what the coordination is doing. That is, thus it is helping in accomplishing the organizational goals or common goals for the organization, which finally is helping them accomplish their individual aims. Okay, तो ये है आपके पास पहला एस्पेक्ट कि ये साइज, ग्रोथ इन साइज में हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन. फिर है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके, तो उनके एफर्ट्स को आपको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव्स है, अपने अपने पॉलिसीज़ हैं, अपने अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग है. अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, they will not help us in accomplishing the main target of the organization. So we have to, while maintaining their independence, different departments की independence maintain करते हुए, हमें उनको इकट्ठा करना है एक जगह पर, जिससे वो एक तरीके से सोच सकें कि yes, this is how we can do work together to accomplish the targets of the ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. ओके, तो उनके इंडिविजुअल एम्स भी हैं हर डिपार्टमेंट के, और एक ऑर्गेनाइजेशनल एम भी है. तो हमें उनके इंडिविजुअल एम्स भी डिपार्टमेंट्स के अकम्प्लिश होने चाहिए, और फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एम भी अकम्प्लिश होने चाहिए. तो उनमें क्लैश को अवॉइड करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. It helps in synchronizing the activities of different departments within the departments and among the intra-department, so that there is least of clashes, least of fights amongst each other, and it finally helps us in accomplishing the aims and targets of the organization. That is what the coordination is doing. Okay. देन स्पेशलाइजेशन, लास्ट पॉइंट. अब क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाई करती जा रही है, तो हमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स हायर करने पड़ते हैं फॉर दिस. ओके, इसमें स्पेशलाइजेशन लेके आनी पड़ती है. कोऑर्डिनेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन को आपके मोटिवेट करती है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं. Okay, so if you want to basically accomplish the targets, you need to hire the specialists of different fields, which will guide the organization as to how to accomplish the aims and targets for the organization. अब मान लीजिए कि आपको, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है हमारे पास, वो वैक्सीनेशन का काम करता है. तो वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस बड़ा टीडियस प्रोसेस है. इट्स नॉट दैट कि आपने सुबह कोई डिसीजन लिया शाम तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा.
It requires various types of activities to be done. टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है और बहुत कुछ होता है उसमें, तभी जाके एक वैक्सीन डेवलप होती है। तो आपको वहाँ स्पेशलिस्ट्स चाहिए फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, और हर स्पेशलिस्ट अपनी अपनी एक नॉलेज रखता है। तो कहीं उनकी नॉलेज आपस में क्लैश ना करे, कहीं कंफ्यूजन्स ना हो, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है दैट वी नीड टू मेक स्पेशल ग्रुप्स so that we can take use of their professional ethics, professional knowledge, and which helps in developing a professional approach in an organization, and which not only is helping the organization to accomplish the organizational targets, but also helping those specialists who have joined these organization to accomplish their individual aims. उनके भी कोई एम्स होंगे, वो क्यों ज्वाइन करते हैं किसी इंस्टीट्यूट को? क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद मेरी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको मैं पूरी तरह से यूज कर सकूंगा। मैं जो डेवलप करना चाहता हूँ, जो मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ सर्विसेज सोसाइटी को, वो मैं यहाँ पे ग्रूम अप कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ सारा कुछ जो लोगों को या किसी इंस्टीट्यूशन को मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and we need to take care that the aims and purposes of the organization are not only accomplished but also the aims and purposes of those specialists who are joining these organization, they are also getting satisfied, okay, by giving them due consideration to their opinion, their approach, okay, or their interests, okay, and avoiding conflict among these specialists so that we can accomplish whatever the target which we have fixed for the organization in an easy and efficient and effective manner. So ये सारा कुछ है आपके पास coordination में. Am I clear with this? हाँ जी, Yes, sir. चलो, तो आपको मैं जो वर्क होगा इससे रिलेटेड आई विल send you PDF questions, okay, clear है? So this is all with this chapter in this lecture. कल करेंगे next chapter. Thanks.